मैं तुम्हारे सबसे बड़े नेता की हत्या करूंगा और मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे ऊपर हमला करता रहूंगा। जी हां, एक तरफ इजराइल है जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी दे रहा है और सीधे सीधे ऐलान कर रहा है कि इस युद्ध का टारगेट ही यही था कि खामेनेई को मारना है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने कसम खाया है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। कसम खाते हुए क्या क्या बोला है उस पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका को लेकर ईरान ने एक बार फिर से बहुत बड़ी बात कह दी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है, विक्टिम कार्ड वाला। तो देखेंगे कि कैसे इजराइल शायद इतिहास में पहली बार इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। और आज जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो ये कि ये अजीब टाइप का हथियार, कौन सा मिसाइल ईरान ने छोड़ दिया। तो अब इसे लेकर इजराइल की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं। बताया गया है कि ये क्लस्टर बम वॉरहेड हो सकता है। अब इसकी जो खासियत है वो सुनने लायक है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ईरान ने अब तक जितनी बातें कही उसने करके दिखाया है, भौकालबाजी नहीं थी। कल ही उसने कहा था कि अब हम नए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आज करके दिखा दिया। और ऐसा किया कि इजराइल की जड़ें हिला दी, इतनी हिला दी कि इजराइल में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है। ईरान खूंटा ठोक के कह रहा है कि इजराइल पसीने छोड़ चुका है और तर्क वही है जो 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था। उधर इन सबसे डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखलाए हुए नजर आते हैं कि अपनों से ही किनारा करने लगे। जो भी शांति की बात कर रहा है उसे साइडलाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने फिर से ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका जैसे देश युद्ध में कूदे तो हम ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया पर उसका असर होगा, यानी हमारी आपकी जेब पर, हमारी आपकी जेब पर भी। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात रूस की तरफ से आई है जो ट्रंप जैसों को सोचने पर मजबूर करेगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से ट्रंप अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं और अब रूस की चेतावनी के बाद ट्रंप पूरी दुनिया में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य अपडेट्स भी हैं जिन पर नजर दौड़ाई जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सारे मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, ये वाला अंबुज कुमार नाम से, वहाँ हम बकैती एक्सप्रेस चला रहे हैं। इसलिए जब भी फुर्सत मिले तो वहाँ आइए और बकैती का आनंद लीजिए। इसके साथ ही उसे सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, कब यहाँ से वहाँ कूदना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ भी बने रहिए। उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वहीं कर लीजिए। वीडियो शूट होने तक अल जजीरा ने जो अपडेट दिया था उसके अनुसार ट्रंप अभी भी ईरान में बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही सलाहकारों से मुलाकात करेंगे। बंकर बस्टर बम का मतलब है कि जमीन के नीचे जो निर्माण है उसको ध्वस्त करने वाला बम। आपको बता दें कि शायद इसी बम के लिए इजराइल बार बार अमेरिका से अनुरोध कर रहा है कि आप बम मारिए ताकि ईरान का जो भूमिगत स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया जा सके, खासकर परमाणु संयंत्र को नष्ट किया जा सके। अब समस्या यह है कि यह बम अमेरिका के पास ही है, इजराइल के पास नहीं है। मगर उससे भी बड़ी समस्या यह है कि रूस ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका ने अपनी फौज उतारी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यानी सीधे सैन्य सहायता अगर दी गई तो मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल जाएगी। यानी पिछली वीडियो में हम जो बात कह रहे थे कि अगर इधर से रूस और चीन ने मोर्चा संभाला तो ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल के सोरोका हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था उससे जो नुकसान पहुंचा उसे लेकर कहा है कि हमने किसी अस्पताल पर हमला नहीं किया, बल्कि इजरायली सैन्य और खुफिया केंद्र पर हमला किया था। हॉस्पिटल उसके बगल में ही है तो उसे भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने कसम खाया है कि इजराइल पर हमला करते रहेंगे। इन्होंने दावा किया है कि ये जो हॉस्पिटल है इसका उपयोग गजा में युद्ध लड़ रहे घायल इजरायली सैनिकों के लिए किया जाता है और हमारे सशस्त्र बल ईरान के लोगों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि दुश्मन यानी इजराइल देश इसकी कीमत नहीं चुका देता। इसके साथ ही ईरान ने इजरायली नागरिकों को सैन्य स्थलों से दूर रहने का आग्रह किया है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ईरान का कहना है कि इजराइल के लोग सैन्य ठिकानों से दूर रहें। उधर बार बार ये बात सामने आती है कि इजराइल अपने ही लोगों को यानी सिविलियन एरिया में सैन्य ठिकाने बनाकर रखता है सिर्फ इसलिए ताकि आम आदमी निशाना बने दुश्मन का और फिर उसे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। और जैसा कि हमने पिछली ही वीडियो में इसमें बताया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने बताया था कि खुद इजराइल के ही एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि इजराइल के तमाम अधिकारी बार बार उस अस्पताल की बात कर रहे हैं, यानी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि ईरान ने हमला कर दिया, सिविलियन पर हमला कर दिया, हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, मगर ये नहीं बता रहे कि उसके बगल में ही सैन्य ठिकाना बनाकर रखा गया है और ये
हॉस्पिटल भी बताया जा रहा है कि सैनिकों के इलाज के लिए है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो खुद ही सैनिक अड्डा है। यानी बात साफ है, हमारे यहाँ जिसे पल्लू में छिपना कहते हैं, कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी अपनी जनता के पल्लू में उसी तरह से सेना को छुपाने का काम करते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वही सेटिंग है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि नेतन्याहू के घड़ियाली आंसू। नेतन्याहू एक अस्पताल पर हमले के बाद कह रहे हैं कि ये दर्दनाक है और इसका बदला लिया जाएगा। सही बात है, अस्पतालों को हमलों से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि अस्पताल से सैनिक अड्डे चलाए जा रहे हो तो फिर नेतन्याहू ने गजा पट्टी में करीब 450 अस्पताल, क्लिनिक, चिकित्सा सुविधा केंद्रों पर हमले क्यों किए? इनमें 36 अस्पताल थे, इनमें 33 अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गए। अस्पतालों पर इन इजरायली हमलों से 750 के आसपास लोग मारे गए, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल थे। उधर ईरानी हमले में कुल 65 लोग घायल हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में इजराइल का सैनिक अड्डा भी है या फिर उसके ठीक बगल में है। अब सोचिए, गजा का कसाई नेतन्याहू एक हॉस्पिटल पर हमले पे ऐसे स्यापा कर रहा है जैसे यहूदियों की जानें तो बेशकीमती हों और फिलिस्तीनियों की जानों का कोई मोल न हो। घड़ियाली आंसू बहा रहा है। यह दैत्य अपनी कुर्सी बचाने के लिए नरसंहार कर रहा है। एक बड़े युद्ध को जन्म दे चुका है। अगर रिजिम चेंज होनी चाहिए तो इजराइल में, अगर किसी को एलिमिनेट किया जाना चाहिए तो वो नेतन्याहू है। हालांकि हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए और हिंसा किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती, मगर नेतन्याहू ने जो विमर्श बनाने की कोशिश की है उसका निष्कर्ष यही निकलता है। यानी कुल मिलाकर नेतन्याहू और इजराइल इतिहास में इतना एक्सपोज कभी नहीं हुए थे जितना ईरान के साथ भिड़ के हो गए। उनकी सैन्य ताकत भी दुनिया के सामने आ गई। उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो रहा है और हो सकता है ये भी सबको पता चल गया। खबरों पर कैसी पाबंदी है, कितना तगड़ा सेंसरशिप है, ये भी दुनिया के सामने आ गया। और ये भी पता चल गया कि ये आदमी कितना दोहरापन लेकर चलता है। यानी ईरान से युद्ध के दौरान भी गजा में 100 के आसपास लोगों की हत्या कर चुका है। अभी पिछले 1-2 दिन में फिलिस्तीन में न जाने कितने अस्पतालों को बर्बाद किया और अब अस्पताल के पीछे सैन्य अड्डा छिपाने की कोशिश में विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कहा जाता है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा फुदकना, ओवर कॉन्फिडेंस बेहद घातक हो जाता है। कुछ वैसा ही इजराइल के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने माना है कि ईरान की ओर से उन पर ढेर सारी मिसाइलें दागी गईं और ईरान ने रोक लिया, मगर सवाल है कि जो मिसाइलें पहुंची उन्होंने ही इतना नुकसान कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तो क्या ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान नहीं है? उधर ईरान में 24 घंटे से इंटरनेट बंद है। ये बात लंदन स्थित एक संस्था ने बताया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि तेहरान पर इजराइल का हमला उस समय हुआ जब ईरानी लोग अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे, जबकि ट्रंप ने शांति की मांग करने का दावा किया था। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका मुद्दों को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि हम पर अलग अलग तरीके की मांग थोपने की कोशिश कर रहा था, दबाव डाल रहा था। और इजराइल ने ये जो हमला किया ये अमेरिका की सहमति के बिना नहीं है। और हमारा मानना है, ईरान का मानना है कि ट्रंप ने इस संबंध में धोखे का सहारा लिया। यानी एक तरफ बातचीत कर रहा था, बातचीत में उलझा कर रखा, और दूसरी तरफ इजराइल के माध्यम से हमला करवा दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार का कहना है कि इजराइल द्वारा हमारे नेताओं की हत्या के बावजूद हमने 12 घंटे के भीतर ही उन पदों पर दूसरे लोगों को नियुक्त कर लिया। इजराइल ने सोचा था कि कुछ ही दिनों में वो ईरान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर नेतन्याहू मेडिकल सेंटर का दौरा करने के बाद कह रहे हैं कि इजराइल ने सभी विकल्प खुले रखे हैं, कोई भी हमलों से अछूता नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में प्रेस में बात न करना ही बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के नेता खामेनेई को खत्म करना इजराइल के वार टारगेट्स में से एक था। अब बात करते हैं एक विशेष बम की। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के हवाले से बताया है कि ईरान ने आज लगभग 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और इनमें से कम एक क्लस्टर बम वारहेड था। अब जरा ये समझिए कि क्लस्टर बम वारहेड होता क्या है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वो हथियार होता है कि जब गिरता है तो टूट जाता है, यानी एक जगह नहीं गिरता, ये अलग अलग हिस्सों में गिरता है और कई जगहों पर चोट पहुंचाता है। यानी निकला था एक ही, मगर आसमान में गिरने से पहले कई हिस्सों में बट गया और कई निशाने साध देता है, कई जगहों पर नुकसान पहुंचाता है। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो विशेष टाइप का मिसाइल हमला था सुबह सुबह जो चर्चा में था, हो सकता है ये वही क्लस्टर बम वारहेड रहा हो जिसकी बात इजराइल कर रहा है। याद रखिएगा, ईरान ने कल ही कहा था कि वो इजराइल पर नए तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और आज उसने करके दिखा दिया। यह हथियार इजराइल के एक घर पर गिरा जहां पर नुकसान पहुंचाया। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। साथ ही उनके पास अन्य लॉन्चिंग सिस्टम भी हैं जो एक मिसाइल को
कई लक्ष्यों से भेदने में सक्षम बनाती है। उधर इजराइल की सेना ने जनता को चेतावनी दिया है कि जमीन पर गिरे हुए किसी भी मिसाइल के टुकड़े के पास न जाएं, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है, फट सकता है। अल जजीरा के अनुसार नेतन्याहू आज रात सिक्योरिटी मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल को लेकर एक और चिंताजनक खबर है, वो ये कि 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल के समाचार पत्र ने ही बताया है कि ईरान के जवाबी हमलों में, यानी उनकी मिसाइलों के हमलों में इजराइल में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इनकी संख्या 5100 से ज्यादा है, जिनमें केवल राजधानी में ही 1000 के आसपास लोग बेघर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इजराइल से खबरें छन छन के निकलती हैं, बहुत ही तगड़ी सेंसरशिप की बात कही जाती है। इसके बावजूद यह खबर है कि 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, तो हकीकत क्या हो सकती है, अंदाजा लगाइए। उधर ईरान के नेता खामेनेई कह रहे हैं कि इजराइल जो बार बार अमेरिकियों से मदद मांग रहा है, यह उसकी कमजोरी का संकेत है। याद करिए, 3-4 दिन पहले ही मैंने कहा था, जब नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। यह बात ठीक वैसे ही थी कि जब अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर नहीं आ रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, भिड़ना नहीं चाहता, तो नेतन्याहू ट्रंप को ईरान का डर दिखाने लगे ताकि ट्रंप इसी बहाने इजराइल के साथ आ जाएं। अब ईरान के नेता का कहना है कि इजराइल जो बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है, वो इस बात का सबूत है कि इजराइल कमजोर पड़ गया है। खामेनेई कह रहे हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज ही कहा कि मुझे मारना या खत्म करना उनके युद्ध का लक्ष्य था। ये बात हमने पहले ही कहा था। खामेनेई ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे देश को बताना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को लगेगा कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि आज तक जिस तरह से आपने व्यवहार किया है उसे बनाए रखिए, यानी मजबूती से खड़े रहिए, झुकना या डरना नहीं है। उधर फ्रांस अपने नागरिकों को इजराइल और ईरान से निकालने में मदद की तैयारी कर रहा है, और पिछले 24 घंटे में गजा में कम से कम 69 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, 2023 के अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद अब तक कम से कम 55,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? इजराइल, नेतन्याहू। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान के 2/3 मिसाइल साइलों पर हमला किया। हालांकि ईरान के पास अभी भी मिसाइल दागने की बड़ी क्षमता है, जिसका उपयोग उसने किया। यहां एक बात और ध्यान रखिए, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मंडल के सदस्य ने मीडिया से कहा कि विदेशी आक्रमण ऐसे ही अगर चलता रहा और इसमें और लोग शामिल हुए तो जो हुर्मुज जल डमरू है हम उसे बंद कर सकते हैं, और ये हमारे विकल्पों में शामिल है। आपको बता दें कि हुर्मुज जल डमरू वो समुद्री मार्ग है जिसके माध्यम से दुनिया भर में जो तेल की रोज की खपत है ना, उसका 20% निर्यात होता है, यानी आता जाता है। अब आप कल्पना करिए कि पूरी दुनिया का 20% तेल यदि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो तेलों की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, और बढ़ने के बाद अन्य चीजों की कीमत कितनी बढ़ेगी, और महंगाई का स्तर क्या होगा। ईरान का कहना है कि अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमारे पास एक ये भी विकल्प है। उधर इजराइल के तेल अवीव में क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों के मलबों के गिरने के डर से उनकी घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही अमेरिकी दूत ने हिजबुल्लाह को इजराइल ईरान संघर्ष में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दिया है। उसने कहा है कि हिजबुल्लाह अगर इसमें शामिल होता है तो यह बहुत बुरा निर्णय होगा। खबर तो यह भी है कि टर्की संभावित युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, जो पिछले लंबे समय से विदेशी संघर्षों में अमेरिका के हस्तक्षेप की आलोचना करती रही, और पिछले दिनों उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है। अब खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने तुलसी गबार्ड से खुद को किनारे कर लिया है, यानी युद्ध का विरोध करने पर ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उनकी बातें ट्रंप को पसंद नहीं थी। तुलसी गबार्ड बार बार कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए पक्षधर रहती हैं, पर्दे के पीछे से कथित रूप से काम कर रही थी, ऐसी चर्चा थी। वो किसी भी तरह से कहीं भी अमेरिका को युद्ध में ढकेलने के खिलाफ थी, तो ट्रंप ने उन्हीं को किनारे कर दिया। उधर रूस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि ईरान तथा इजराइल अमेरिका के बीच संघर्ष में मध्यस्थता के लिए वो तैयार है। रूस के उप विदेश मंत्री ने अल जजीरा को बताया कि पुतिन ने बार बार कहा है कि रूस तीनों देशों के बीच उत्पन्न इस स्थिति में मध्यस्थता करने में मदद कर सकता है। इनका कहना है कि हर कोई मस्कट में अमेरिकियों और ईरानियों के बीच बातचीत की उम्मीद कर रहा था। हमें उम्मीद थी कि यह बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य से 13 जून को इजरायली हमले ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया। हालांकि हम अभी भी आशा करते हैं कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है और रूस मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उधर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान के लिए हमले की प्लानिंग को निजी तौर पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम मंजूरी को इस उम्मीद से टाल दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई अंदाजा नहीं है कि ईरान के बारे में मेरे क्या विचार हैं। कल ही ट्रंप ने कहा था कि मैं क्या करूंगा ये किसी को पता नहीं है। वैसे बात तो सही, ट्रंप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, पता होगा भी कैसे। ये आदमी पल पल मूड बदलता है। भारत को लेकर ही याद करिए,
कल ही पूरा भाजपाई सिस्टम और गोदी मीडिया के लपरझंडिस और सरकार के लोग भी कह रहे थे, बताने में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से 35 मिनट तक चर्चा की और बहुत कुछ बताया। ये भी कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी और की मध्यस्थता नहीं स्वीकारते हैं, अपने दम पर चलते हैं। मगर इन सारी बातों के बाद फिर से ट्रंप ने वही बात दोहरा दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस चैनल को भी जाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।